हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा का विषय है परिवर्तन, मतलब बदलाव। हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। हर तरह का परिवर्तन होना चाहिए हमारे जीवन में। तो बस आज हम इसी के ऊपर एक कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, परिवर्तन। कहानी। अध्ययन से पूर्व दिए गए चित्र में दर्शाए गए पात्रों ने अपनी कर्मठा, कर्तव्यपरायणता, जिद और देशभक्ति से परिवर्तन को संभव किया। चित्रों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों को बताइए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। पता है ये चित्र किस किसके हैं? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर आइजैक न्यूटन। तो बच्चों, आपको इस दिए गए जितने भी हैं, इनके द्वारा जितने भी अच्छे कार्य करे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करके इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताइए। अब इस कहानी का मूल तत्व है, प्रस्तुत पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि परिवर्तन द्वारा समाज को बदला जा सकता है। लोगों की वर्षों से चली आ रही धारणाओं को प्रमुख पात्रों के द्वारा बदलने का प्रयास किया गया है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। तो हमें इस पाठ में ये बताया गया है कि परिवर्तन यानी बदलाव के द्वारा समाज बदला जा सकता है। लोगों को कई साल से चली आ रही धारणाओं के प्रमुख पात्रों के द्वारा बदलने का प्रयास किया गया है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। वेद प्रकाश मास्टर जी बड़े ही विनम्र, आदरभाषी तथा उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। कोई उनके व्यवहार से एक बार परिचित हो जाता तो यही सोचता, सब क्यों नहीं वेद प्रकाश जी जैसे हो जाते। 20 वर्ष से वह एक कस्बे में सरकारी अध्यापक थे। लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। वेद प्रकाश जी की इसी सप्ताह गांव में नियुक्ति हुई थी। जब उन्हें अपनी नियुक्ति का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्हें तनिक भी बुरा न लगा, उल्टे अच्छा ही लगा कि कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। वह यह भली भांति जानते थे कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता गांव में बसती है। उसे शिक्षित, साक्षर और संस्कारी बनाना देश की बहुत बड़ी सेवा है। वे गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। गांव वालों के प्राय यह शिकायत होती थी कि जो अध्यापक यहाँ आते हैं वह बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते, अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं। इस गांव में स्थिति यह थी कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। इसका प्रमुख कारण था गरीबी। छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता था, जिससे परिवार की आय हो जाती। उनके पढ़ने लिखने की बात को कोई महत्व ही ना देता। मास्टर साहब के सामने उनको चुनौतियां थी, पर वे हार मानने वाले न थे। बच्चों को विकसित ना होने देने का मूल कारण क्या है, कहाँ है, वे इसे भली प्रकार जान गए थे। यह बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई थी कि जब प्रौढ़ों के विचारों में परिवर्तन न किया जाएगा, उन्हें शिक्षा का महत्व न समझाया जाएगा, वे अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित नहीं करेंगे। उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालय में साय के समय 1 घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। यह वह समय था जब गांव के सभी युवक, प्रौढ़, बूढ़े चौपाल में गपशप कर समय बिताते थे। अब उनके पास खाली समय होता था। मास्टर स्वयं ही 10-12 युवकों को बड़े आग्रह से विद्यालय में बुलाकर लाए। उनका मन तो नहीं था इस नीरस कार्य में लगने का, परंतु वे मास्टर जी का आदर करते थे, सो विद्यालय में आ बैठे। मास्टर जी ने उन्हें समझा रहे थे कि यदि थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाओगे तो अपने आप चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे, अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकोगे। बात 1-2 की समझ में आ गई। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया
कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा 1 घंटा स्कूल में आकर पढ़ लिया जाए तो उससे लाभ ही होगा। चलो थोड़े दिन ऐसे ही करके देखते हैं, कुछ लाभ होगा तो आएंगे, नहीं तो किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। साथियों ने कहा। तो जो वेद प्रकाश मास्टर थे उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। वो ये जान चुके थे कि वहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते, दिक्कत कहाँ है और दिक्कत क्या है, ये वेद प्रकाश मास्टर जी जान चुके थे। तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने चाहा। वो लोगों को जागरूक भी करने लगे कि पढ़ाई लिखाई उनके जीवन में के लिए कितना महत्व देती है, पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। तो इसी प्रकार मास्टर साहब की प्रौढ़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराते थे, अपितु उनके व्यवहारिक जानकारियां भी पुस्तकों से पढ़कर सुनाते, जैसे गांव में फैली बीमारियों से कैसे बचा जाए, सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, आदि आदि। यह जानकर सभी को लगता था कि किताबें तो बड़ी उपयोगी बातें लिखी रहती हैं। अधिकांश गांव वाले सोचते थे कि नौकरी के लिए पढ़ाई की जरूरत है, पर यह उनका भ्रम सिद्ध हुआ। अब वे दूसरों को भी इस प्रकार और प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उतने ही विरुद्ध न रहे। वो लोग अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते थे। जैसे जैसे उन्हें ये जागरूकता मिली, वो इस चीज को प्रोत्साहित करने लगे और शिक्षार्थियों की संख्या दुगनी तिगनी ऐसे करते करते बढ़ने लगी। और सब चाहते थे कि अब उनके बच्चे भी पढ़ें। वो उस चीज के विरुद्ध, उस चीज के खिलाफ नहीं थे। तो मास्टर साहब गांव की समस्या जानते थे। उन्होंने एक काम और किया। स्कूल पढ़ाई के बाद वे 1 घंटा बच्चों को रोके रखते। इस 1 घंटे में वे छोटे छोटे ऐसे काम बच्चों से कराते जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल सके। गांव का बनिया हर सप्ताह शहर का चक्कर लगाता था। उससे उन्हें रद्दी अखबार मंगवा लिए थे। बच्चे उनके लिफाफे बना देते। बनिया जब शहर जाता तो उन्हें बेच आता। जो पैसे आते अपने अपने काम के हिसाब से सभी बच्चों को लागत निकाल कर दे दिए जाते। इसी प्रकार धीरे धीरे और भी काम प्रारंभ करवा दिए गए। सुतली की पट्टी, मूंछ के आसन, ढाक के पत्तों के दोने पत्तल आदि काम बच्चे बड़ी कुशलता से करने लगे। गांव से तो कोई शहर जाता ही था तो मास्टर जी उसी से कहकर उन्हें भिजवा कर बिकवा दिया करते। इससे बच्चे महीने में कुछ रुपए तो कमा ही लेते थे। इस पर यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवाता तो मास्टर जी उसे घर जाकर उसे समझाते कि इस समय यह भले ही तुम्हें कम पैसे लाकर दे रहा है, परंतु बड़ा होकर यह तुम्हें सुख देगा। अपने बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी न मारो। किताब, कॉपी आदि सभी तो स्कूल से दी जाती है, क्यों अपने बच्चों को इससे वंचित रखकर उसे भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हो। जो मास्टर जी थे उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत प्रयास किए। जो भी अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवाता था तो मास्टर जी खुद जाकर उस व्यक्ति को समझाते थे कि स्कूल में पेंसिल, पेन, कॉपी, किताब हर चीज तो स्कूल वाले ही देते हैं, तो आप क्यों अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो। माना कि अभी वो आपको कम पैसे लाके दे रहा है, लेकिन जब बड़ा होगा तब वो आपको आपके जीवन का हर सुख देगा। तो मास्टर जी के बार बार समझाने का फल यह होता कि वे व्यक्ति बालक के कमाए थोड़े पैसों पर ही संतोष करता और उसे स्कूल भेज ही देता। मास्टर जी के प्रयासों से अभिभावक के मन में यह भाव जग गया था कि हम भले ही भूखे रह लेंगे पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएंगे। सच्ची लगन और निष्ठा से किए गए काम में कभी न कभी निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। मास्टर साहब को भी अपने प्रयासों में सफलता मिली। न केवल बालकों में अपितु बड़ों में भी पढ़ने की लगन जग चुकी थी। मास्टर साहब न केवल उन्हें साक्षर बना रहे थे अपितु अच्छे संस्कार भी दे रहे थे। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये उनकी शिक्षा के 3 लक्ष्य थे। इस कार्य में सबसे बड़ा सहयोग उनके विद्यालय की बालक सेना दे रही थी। पूरे गांव की सफाई करना, बरसात में गड्ढे भरना आदि अनेक कार्य वे करती थी। गांव की दीवारों पर उन्होंने सुंदर सद्विचार लिख दिए थे जो आने जाने वालों को प्रेरणा दिया करते थे।
मास्टर साहब के संकल्प एवं अध्यवसाय के ने गांव की प्रगति को दिशा दे दी थी। मास्टर साहब ने एक समिति भी बना ली थी, ग्राम विकास समिति। इससे गांव के बड़े बूढ़े और मुखिया तो थे ही, नवयुवकों को भी साथ में लिया गया था। मास्टर जी को गांव का हर व्यक्ति अपना हितैषी मानने लगा, मतलब अपना शुभ चिंतक मानने लगा। हर कोई मास्टर जी को अच्छा ही मानने लगा। वे जो भी कहते सब वैसा ही करने में जुट जाते। देखते देखते गांव में विकास समिति ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए पक्की इमारत बनवा ली। इससे नवगठित युवक दल प्रातः व्यायाम करता, दोपहर में बच्चों का जूनियर हाई स्कूल चलता था, दोपहर से शाम तक तरह तरह के कुटीर उद्योग के काम होते, रात्रि भोजन के बाद कुछ भजन कथा कीर्तन होता और प्रौढ़ पाठशाला चलती। 5 ही वर्ष में युवक दल ने गांव से कीचड़ और कचरे को खदेड़ दिया। गांव की गलियां उभरी और साफ सुथरी बन गईं। खेतों के पास कूड़ा घर और कंपोस्ट के गड्ढे बन गए। घरों को साफ सुथरा और लिपा पुता रखने की होड़ सी लग गई। स्कूल के निरीक्षण के लिए आए निरीक्षक विद्यालय के वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मास्टर जी को स्कूल के वार्षिक उत्सव मनाने का सुझाव दिया। इसमें अध्यक्ष पद के लिए वे जिलाधीश को लाए। जिलाधीश गांव को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उन्होंने स्वयं तो प्रशंसा की ही, साथ ही अपनी रिपोर्ट भी सरकार को इस आशय से भेजी कि सरकार ने वह गांव आदर्श गांव योजना में ले लिया। इस प्रकार सरकार की ओर से भी विभागों, व्यायामशाला, कुटीर उद्योग, प्रौढ़शाला आदि के लिए भरपूर सरकारी सहायता भी दी जाने लगी। अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। उनके लिए निरीक्षक पद पर नगर में आने का आदेश आया। यह जानकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। मास्टर जी स्वयं भी उनसे जुड़ गए थे। जब सभी ने उनसे न जाने का घोर आग्रह किया तो वह भी उसे ठुकरा न सके। स्थायी रूप से उसी गांव में रहने के आदर्श प्राप्त कर वही रह गए। वह गांव दूसरे के लिए प्रेरक उदाहरण बना हुआ है। मास्टर जी जैसी सूझबूझ वाले और लगनशील कार्यकर्ता यदि प्रत्येक गांव में हो जाए तो देश का कायाकल्प होते देर न लगे। गांव की प्रगति से ही देश की सच्ची प्रगति संभव है। अगर गांव के बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी, और उन्हें अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो वो अपना जीवन यापन अच्छा से कर पाएंगे। गांव की कई परेशानी तो ऐसे ही सुलझ जाएगी। तो इसलिए गांव की प्रगति देश की सच्ची प्रगति है। अगर गांव की प्रगति है तो ही देश की प्रगति होना संभव है। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ। आय मतलब आमदनी, रद्दी मतलब कबाड़ या फिर बेकार, आदर्शवादी मतलब उसूलों पर चलने वाला, कुशलता, चतुराई या फिर प्रवीणता, चुनौतियां मतलब कठिनाई, हितैषी मतलब हित चाहने वाला, मित्र या फिर आपका दोस्त, प्रौढ़ों मतलब परिपक्व अवस्था को प्राप्त, सद्विचार बेहतर ख्याल, आग्रह मतलब अनुरोध, और अध्यावसाय उद्यम या फिर परिश्रम। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। शिक्षार्थियों, व्यवहारिक, ढाक, दोने पत्तल और संस्कार। तो चलिए बच्चों, जो कहानी हमने अभी पढ़ी उस कहानी का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बोल कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क
मास्टर जी का क्या नाम था? वेरी गुड, मास्टर जी का नाम था वेद प्रकाश। ख, गांव वालों की क्या शिकायत थी? तो बच्चों, गांव वालों की शिकायत थी कि गांव के विद्यालय में जो भी अध्यापक बच्चों को पढ़ाने आते थे वो ठीक से बच्चों को नहीं पढ़ाते थे और अधिकतर वो छुट्टी पर रहते थे। ये गांव वालों की शिकायत थी। ग, बच्चे कौन से काम कुशलता पूर्वक करने लगे? तो बच्चे अखबार से यानी कि रद्दी के लिफाफे, सूत की पट्टी और डाक के पत्तों से डोने बर्तन बनाने में कुशलता पूर्वक ये कार्य करने लगे थे। अगला है घ, मास्टर जी ने गांव में प्रौढ़ पाठशाला का समय क्या रखा था? तो उन्होंने शाम से रात्रि का समय प्रौढ़ पाठशाला का रखा था। अगला है, जरा लिखिए राइटिंग स्किल। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको जो प्रश्न दिए गए हैं आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मास्टर जी को गांव में नियुक्ति के समाचार से बुरा क्यों नहीं लगा? तो बच्चों, मास्टर जी को गांव में नियुक्ति के समाचार से बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उन्हें समाज सेवा करना अच्छा लगता था। उनका दिल समाज सेवा में ही था, तो इसलिए मास्टर जी को गांव में नियुक्ति के समाचार से बुरा नहीं लगा। ख, मास्टर जी के नियुक्ति के समय गांव की प्रमुख समस्या क्या थी? वेरी गुड, तो मास्टर जी की नियुक्ति के समय गांव की प्रमुख समस्या थी शिक्षा। रास्तों पर कीचड़, गड्ढे इत्यादि, क्योंकि जब मास्टर जी की नियुक्ति के समय जब मास्टर जी गांव में आए थे तो कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई से अच्छा कोई कार्य करके लाए ताकि उनकी आय भी बढ़े। तो मास्टर जी की नियुक्ति के समय गांव की प्रमुख समस्या शिक्षा। ग, मास्टर साहब प्रौढ़ पाठशाला में किस प्रकार की शिक्षा देते थे? तो बच्चों, मास्टर साहब प्रौढ़ पाठशाला में ना सिर्फ अक्षर ज्ञान देते थे, वो पुस्तकों में लिखी कहानियां, सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या नए योजनाएं बनाई हैं, इन सब की भी शिक्षा देते थे। घ, गांव का हर व्यक्ति मास्टर जी को अपना हितैषी क्यों मानने लगा था? तो बच्चों, गांव का हर व्यक्ति मास्टर जी को अपना हितैषी इसलिए मानने चुका था क्योंकि उनके सद्विचारों, उनके अध्यय व्यवसाय और उनके संकल्प ने गांव के बड़े बूढ़ों के साथ साथ नौजवानों की सोच में भी प्रगति लाई थी। जिस वजह से गांव के जो हर व्यक्ति थे वो मास्टर जी को अपना हितैषी मानने लगे थे। अगला प्रश्न है, स्कूल में आए निरीक्षक महोदय विद्यालय के वातावरण से क्यों प्रभावित हुए? तो जो स्कूल में आए निरीक्षक महोदय थे वो विद्यालय के वातावरण से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि विद्यालय में अब स्वच्छता, बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी थी, विद्यालय में स्वच्छता रहने लगी थी और लोगों में अधिक से अधिक ज्ञान, शिक्षा बढ़ने लगी थी। इसलिए वहां पे आए निरीक्षक महोदय विद्यालय के वातावरण से प्रभावित हुए थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं कहानी से, तो आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है कहानी को पढ़ के। तो चलिए इन पंक्तियों को पूरा करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। पहला वाक्य है, अब मास्टर जी की भी पदोन्नति हो गई। अगला वाक्य है, खेतों के पास कूड़ा घर और
कंपोस्ट के गड्ढे बन गए। अगला है ग, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। उनकी शिक्षा के ये 3 लक्ष्य थे। अगला वाक्य है घ, लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। पूरे गांव के लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, देश का नागरिक होने के नाते यह आपका परम कर्तव्य है कि आप स्वयं को देश की उन्नति में सहायक सिद्ध कीजिए। आप देश की उन्नति में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, सोच समझकर बताइए। तो इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक होने के नाते आपका ये पहला कर्तव्य, परम कर्तव्य होना चाहिए कि आप स्वयं को देश की उन्नति में कैसे अपने आप को भागीदार बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को सहायक सिद्ध कर सकते हैं, आप देश की उन्नति में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। इसका जवाब सोच समझकर अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य प्रयोग करना है, इन शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, हितैषी। हितैषी से हम वाक्य बनाएंगे, मास्टर जी को गांव वाले अपना हितैषी मानने लगे थे। ख, निरीक्षण। तो विद्यालय, हमने निरीक्षण से वाक्य बनाया, विद्यालय के निरीक्षण के लिए महोदय साहब आए। ग, परिवर्तन। तो परिवर्तन से हम वाक्य बनाएंगे, सबके जीवन में परिवर्तन जरूरी है। घ, नियुक्ति। इससे हम वाक्य बनाएंगे, मास्टर जी की नियुक्ति दूसरे गांव में कर दी गई। आखिरी शब्द है ड, प्रौढ़। प्रौढ़ से हम वाक्य बनाएंगे, मास्टर जी प्रौढ़ पाठशाला साय यानी कि शाम 1 घंटे के लिए चलाते थे। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, दिए गए गद्यांश को वर्तमान काल में परिवर्तित करके पुनः लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको एक गद्यांश दे रखा है, तो चलिए पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी ना जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और उसे पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर मां इंतजार कर रही थी। अब बस उसकी खैरियत ना थी, उसके पापा ना होते तो उसका बचाव मुश्किल था। तो बच्चों, यह आपको भूतकाल में दे रखा है। ये गद्यांश आपको भूतकाल मतलब जो कार्य बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है, उसमें दे रखा है। आपको इस गद्यांश को वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, जो काल अभी चल रहा है, उसमें परिवर्तित करके दोबारा लिखना है। तो अब आप लिखेंगे, इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा है, तभी ना जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आते हैं और उसको पकड़कर उसके घर छोड़कर आते हैं। घर पर मां इंतजार कर रही है, बस अब उसकी खैरियत नहीं है। अगर उसके पापा नहीं होंगे तो उसका बचाव मुश्किल है।
तो ये पद्यांश को हमने वर्तमान काल में परिवर्तित किया। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7, दी गई लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, दी गई लोकोक्तियों का आपको वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, जैसे थोथा चना बाजे घना, ख घर की मुर्गी दाल बराबर, ग अक्ल बड़ी या भैंस, घ छोटा मुंह बड़ी बात, र घर का भेदी लंका ढाए। तो आपको इन लोकोक्तियों से वाक्य प्रयोग करके दिए गए स्थान पर लिखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, प्रस्तुत कहानी में आपको मास्टर जी का व्यक्तित्व कैसे लगा? आपस में चर्चा कीजिए। तो जो कहानी आपने पढ़ी उसमें आपको मास्टर जी यानी वेद प्रकाश जी का कैसा व्यक्तित्व लगा? आपस में इसकी चर्चा कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है प्रश्न 9, परिवर्तन संसार का नियम है। प्रसिद्ध पंक्ति को अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो बच्चों, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस पंक्तियों से आप क्या समझते हैं? इसको अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर समझाइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 10, एक आदर्श अध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? उन गुणों व मूल्यों को लिखते हुए यह समझाइए कि वह किस प्रकार समाज के निर्माण में सहायक है। क्या इन समस्त गुणों को आप अपने विद्यालय के किसी शिक्षक में पाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जो एक आदर्श अध्यापक होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं? क्या वो गुण और मूल्य आप लिखते हुए यह समझा सकते हैं कि क्या वो किस प्रकार समाज के निर्माण के लिए सहायक है? क्या इन समस्त गुणों को आप अपने विद्यालय के किसी शिक्षक में देखते हैं? क्या आपके जो अध्यापक, आपके जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, क्या वो गुण उनमें हैं? इसका जवाब अपने शब्दों में लिखिए। और बच्चों, आशा करती हूँ आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत ही सीखपूर्ण रही होगी आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।